बच्चों, आज हम कक्षा 11 का जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। कल हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम ना। तो नेचुरल सिस्टम में देखिए क्या होता है ना, इसमें जीवधारियों को उनकी प्राकृतिक ना उनकी संरचना एवं प्राकृतिक विकास से संबंधित ना दृष्टिकोण से बांटा जाता है ना। देखिए, संरचना और प्राकृतिक विकास का मतलब होता है ना, जंतु ऐसे प्रकृति में रहते हैं ना, ऐसे प्रकृति में रहते हैं कि उस वातावरण के अनुसार उनकी संरचना बन जाती है ना। जैसे आप देखेंगे, एक ही जाति का जंतु है लेकिन वो ठंडे प्रदेश में रह रहा है ना, या फिर गर्म प्रदेश में रह रहा है, तो उसकी संरचना में कुछ न कुछ भिन्नता हो जाती है ना। तो इस तरह से ना यह संरचना और प्राकृतिक विकास की दृष्टि से ना संबंधित होता है ना। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1750 में इन्होंने एक सिस्टमेटा नेचुरी नामक एक पुस्तक लिखी ना। उस सिस्टमेटा नेचुरी नामक पुस्तकों में इन्होंने 3232 ना जातियों का वर्गीकरण किया ना। 3232 जातियों का वर्गीकरण किया और इन्होंने ना जीव जातियों को उनका एक वैज्ञानिक नाम रखा ना, जिसको हम लोग बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और इन्होंने जो 4232 जीवधारियों को ना जिस सिस्टम से बांटा ना, वह आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की उसी जगह से शुरुआत हुई और इसीलिए ना कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है ना। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है ना। फादर ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमी ना कहते हैं हम लोग कैरोलस लिनियस को ना, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। इन्होंने द्विनाम पद्धति ना, जो जंतुओं का नाम रखा ना, उसको हिंदी में हम लोग द्विनाम पद्धति भी कहते हैं ना, डबल नेम सिस्टम भी कहते हैं। इस हिसाब से इन्होंने इसको रखा। तो आपका ये है नेचुरल ना सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में आप जान लीजिए कि संरचना एवं प्राकृतिक विकास की दृष्टि से इसमें सभी जीव एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। आपका अगला आता है ना फिलियोजेनेटिक होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रमवार जाति वृत्ति। इसमें जंतुओं का वर्गीकरण जो होता है वह क्रमवार जाति वृत्ति के आधार पे किया जाता है ना। क्रमवार जाति वृत्ति के आधार पे यह वर्गीकरण इसमें होता है। हाँ, आगे हम लोग चलते हैं। क्लासिफिकेशन डिफरेंट किंगडम ऑफ सिस्टम ना, भिन्न जगत का पद्धति क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जंतुओं को लिनियस ने दो किंगडम में बांटा ना। वो बांटा गया प्लांट। उन्होंने जंतुओं को दो समूहों में सबसे पहले रखा, एक एनिमल और एक प्लांट ना। एनिमल और प्लांट दो समूह में रखा और एनिमल और प्लांट ना दो समूहों में रखने से इन्होंने दो ना जगत बनाए ना, दो किंगडम बनाए ना। किंगडम एनिमलिया जिसमें इन्होंने जंतुओं को रखा और किंगडम प्लांटी जिसमें इन्होंने पौधों को रखा। एनिमेलिया जिसमें जंतु हुए और किंगडम प्लांटी जिसमें ये पौधों को रखा गया। और इन्होंने इसमें रखा कैसे ना, इन्होंने क्या किया कि जो पौधों में जो उनकी कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इस आधार पे ना प्लांटी में रखा। फिर प्लांटी में उन्होंने रखा कि जो पौधे होते हैं, पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है की उपस्थिति के अनुसार उन्होंने प्लांटी में रखा। और जंतुओं में इन्होंने केवल ना दो चीज़ों के आधार पर इन्होंने ना ये एनिमेलिया बनाया ना, एक लोकोमोशन और एक सेंसिबिलिटी का विकास ना। जंतुओं में गति और संवेदनशीलता के विकास के आधार पर जंतुओं को इन्होंने एनिमेलिया में रखा। अच्छा, इन्होंने दो किंगडम तो बनाए, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगी ना। जो स्थूल काय जंतु जितने भी हैं ना, बड़े जंतु, माइक्रोस्कोपिक जो जंतु है, इनके लिए तो ठीक हुआ, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक जंतु हैं इनके लिए थोड़ा दिक्कत होने लगी। माइक्रोस्कोपी में जैसे आपका बैक्टीरिया हुआ, अलगे हुआ, प्रोटोजोआ हुआ,
ना। अब इनको कहाँ पे रखा जाए, ये प्रॉब्लम होने लगा कि इनको एनिमेलिया में रखा जाए कि प्लांटी में रखा जाए ना, ये सब दिक्कत होने लगी। इसके बाद वैज्ञानिक लोग फंजाई को भी ना, फंजाई को, कवक को भी ना इन दोनों जगतों में रखने में संकोच करने लगे ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि फंजाई के लिए एक फिर अलग ना ये प्रोटोजोआ को इन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। प्रोटोजोआ जो जंतु है इन्होंने इनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया और फंजाई को इन्होंने प्लांट सेल में किंगडम प्लांटी में रख दिया। अच्छा, फिर अब इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद फिर 20वीं सेंचुरी में हमारा जो माइक्रोस्कोपिक जंतुओं के विषय में हमारा ज्ञान का विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगा ना, काफ़ी तीव्र गति से ज्ञान का विकास हुआ, जिसमें जे हॉल और आइंस्टाइन हैगल नामक वैज्ञानिक ने 1860 में ना इन्होंने एक नए किंगडम को ले आया ना, किंगडम प्रोटिस्टा को ले आया। इन्होंने एक कोष की जितनी भी प्रोटिस्टा ना जंतु है इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया उनको, और इस तरह से ना हमारा 3 किंगडम का विकास हुआ। किंगडम एनिमेलिया में जंतु हो गए, किंगडम प्लांटी में पौधे हो गए, और किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेल्युलर सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हो गए ना, इन लोगों को रख दिया गया है। क्योंकि इन लोगों के पास हमारा आनुवंशिक पदार्थ तो पाया जाता है लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए विदाउट न्यूक्लियस वाले लोगों को ना किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया ना। इस तरह से हमारा 3 सिस्टम का विकास हुआ। 3 सिस्टम के बाद हमारा फिर चौथा सिस्टम आया। चौथे सिस्टम में क्या किया गया कि जो एक ना कोशिकी जंतु हैं उनको वहाँ से अलग कर लिया गया ना, उनको अलग किया गया। फिर नया एक किंगडम बनाया गया जिसको हम लोग मोनोरा और ना प्रोटिस्टा किंगडम बोलते हैं। मोनोरा और प्रोटिस्टा किंगडम में इनको रख दिया गया। फिर इसी तरह से फिर इनको किंगडम प्लांटी में जो हमारा अभी तक कवक है, बाद में ना इस कवक को भी हर्बर्ट और एफ कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने अलग करके एक किंगडम इन्होंने अलग बना दिया जिसको किंगडम फंजाई कहते हैं। इन्होंने प्लांटी से कवक को हटा करके किंगडम फंजाई में रख दिया। इस तरह से हमारा ना 5 किंगडम का विकास हुआ, जिसको ना व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 में ना मान्यता दी, 5 किंगडम। अब हम लोग अगली कड़ी में एक एक किंगडम को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। किंगडम 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है।